राधे राधे। जल्दी से एक क्लिक और चैनल सब्सक्राइब। यक्षित पर अटैक एपिसोड 17। यक्षित पहले तो डेविल स्माइल करता है और फिर उसके चेहरे के पास आकर बोला, तुम अभी तक यक्षित राय सिंघानिया को नहीं जान पाई हो। बेहतर यही होगा कि जैसे मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसे ही करो, और खबरदार जो भागने की कोशिश भी की मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अंडरस्टैंड। वह यह कहकर वॉशरूम की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद वन्या वहीं बेड पर जा बैठी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अब यक्षित के नाम से भी डर लग रहा था। अब आ गई। बेड पर बैठे बैठे ही उसे नींद आ गई और वो ऐसे ही सो गई। यक्षित जब चेंज करके बाहर आया तो उसने वन्या को बैठे बैठे ही सोता पाया। वह उसे आहिस्ते से अपनी गोद में उठाकर बेड पर आराम से लेटा देता है और उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर देता है। फिर उसके सिर के पास बैठकर उसके मासूम से चेहरे को देखते हुए उसके माथे को चूम लेता है। कुछ देर तक यूं ही बैठने के बाद वह अपने लैपटॉप के साथ सोफे पर बैठ जाता है और अपना काम करने लगता है। वेदांश की नींद पूरी हो चुकी थी क्योंकि वह काफ़ी देर से सो रहा था। वह अपने आंखें खुलते ही अपने छोटे से बेड से उतरकर अपने रूम से बाहर आ गया। उस वक्त हॉल में कोई नहीं था। वह अपने छोटे छोटे पैरों से यक्षित और वन्या के कमरे की तरफ आ गया। डोर खुला तो इसलिए वो फुदकते हुए कमरे के अंदर आ गया। जब यक्षित की नज़र अपने बेटे पर पड़ी तो उसने अपने लैपटॉप को साइड से रख दिया और वेद की तरफ अपना हाथ आगे कर दिया। वेद दौड़ता हुआ अपने डैड के पास आ गया। यक्षित उसके गालों को किस करते हुए बोला, क्या बात है, आज मेरे बेबी को नींद जल्दी खुल गई। वेद अपने डैड की तरफ देखते हुए बोला अपनी तोतली आवाज़ में, कुछ डैडी, मुझे मम्मा तो देखने तो मन हुआ था, मैं आ गया। यक्षित अपने बेटे की गुलाबी गालों को सहलाते हुए बोला, अच्छा मम्मा को देखने का मन हुआ, पर बेबी अभी आपकी मम्मा तो सो रही हैं। वेद यक्षित के गाल को अपने छोटे से हाथ से सहलाते हुए बोला, डोंट वरी डैडी, मैं मम्मा को बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा, बस उन्हें देखूंगा। यक्षित अपने बेबी के माथे पर किस करते हुए बोला, अरे वाह, मेरा वेदांश कितना समझदार हो गया है। वह कहते हुए वह वेदांश को अपनी गोद से नीचे उतार देता है। वेदांश अपने छोटे छोटे पैरों से बेड की तरफ बढ़ जाता है और थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद वह यक्षित के बेड पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। यक्षित की नज़र तो अपने बेटे पर ही थी। वेद आहिस्ता से बेड पर चढ़ा और वन्या के बगल में बैठ जाता है। फिर सोती हुई वन्या को निहारते हुए उसके माथे पर किस कर देता है। जब वन्या को अपने माथे पर छोटे छोटे होठों को छूने का एहसास होता है तब वह अपनी आंख खोल लेती है और सामने वेद का प्यारा सा चेहरा देख उसका दिल खुश हो जाता है। वे वहाँ वेद को अपनी बाहों में भरकर अपने से सीने से छिपा लेती है। वेद अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से वन्या के गाल को भरने की कोशिश करता है। यह देखकर वन्या उसके छोटे हाथों को अपने हाथों में लेकर उन्हें चूम लेती है और दोबारा वेद को अपने सीने में छुपा लेती है। वेद तो वन्या के पास आकर एक सुकून मिलता था। उसी सुकून में वह दोबारा अपनी आंखें बंद करके अपनी माँ के सीने में सो जाता है। थोड़ी देर बाद यक्षित उसके पास आकर एक ब्लैंकेट से दोनों को कवर कर देता है और अपने काम में लग जाता है। शाम के 7 बजे वन्या किचन में डिनर बनाने की तैयारी कर रही थी। वेद भी अपनी मम्मा के साथ किचन में था। वन्या ने उसे किचन काउंटर में बैठा रखा था। उसे चॉकलेट्स भी दे रखी थी। वह आराम से चॉकलेट्स खाते हुए अपनी मॉम को खाना बनाते हुए देख रहा था। युवान वेद को ढूंढते हुए और किचन में से आ रही खाने की खुशबू को सूंघते हुए अंदर आया। उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि वन्या ही होगी। किचन में तभी खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। वह वन्या के पास आकर उसे हक करते हुए बोला, हाँ भाभी, मुझे पता था किचन में आप ही होंगी। खाने की इतनी टेस्टी स्मेल सूंघकर तो मुझे वेट नहीं हो रहा है। वह अभी भी वन्या को पकड़े हुए था। वन्या उसकी बातें सुनकर स्माइल करते हुए बोली। तभी युवान को किसी छोटे छोटे हाथों ने जोड़ अपने हाथ पर महसूस हुई। जब उसने देखा तो पाया कि वह वेद है जो किचन काउंटर में बैठा हुआ युवान को वन्या से अलग करने की कोशिश कर रहा था। वह अपने चाचू की तरफ घूर कर देखते हुए बोला, तातू, आप मेरी मम्मा से दूर लाओ, मेरी मम्मा को चिल्प मैं हक कर सकता हूँ।
वन्या अपने वेद की प्यारी प्यारी बातें सुनकर स्माइल करने लगी। युवान वन्या को और जोर से पकड़ते हुए बोला, बेटा ये सिर्फ आपकी मम्मा नहीं, मेरी भी मम्मा है। इस पर वेद उसे जोर से घूरते हुए बोला, नहीं मम्मा चिल्प मेली और चिल्प मेली है, तातू आपकी नहीं है। वह वन्या को किसी छोटे बच्चे की तरह पकड़ते हुए बोला, बेटा आपको आपकी मम्मा क्या मिल गई, आप तो अपने इस क्यूट से चाचू को भी भूल गए। जाइए मैं आपसे बात नहीं करता। वे बोलते हुए वह अपना मुंह फुला लेता है। वेद किचन काउंटर पर खड़े होकर युवान के फूले हुए गालों को अपनी टिमटिमाती प्यारी आंखों के साथ देखने लगा और उसके लटके हुए चेहरे को अपने छोटे हाथों में भरते हुए बोला, तातू आप कुत्ता हो गए। युवान ऐसे ही मुंह फुलाकर बोला, हाँ मैं आपके चाचू आपसे गुस्सा है। युवान अभी भी वन्या को पकड़े हुए था। वन्या ऐसे ही गैस पर रखे जार में स्पून चला रही थी। वेद अपने दोनों हाथों से अपने कान पकड़ते हुए बोला, प्लीज तातू आप वेदांश नाराज मत हो। वेदांश तो आपके बिना खेलना आपके बिना खेलना अच्छा नहीं लगता। उसने इस क्यूट से हरकत को दो आंखें किचन के दरवाजे से देख रही थी और अपने चेहरे में एक मुस्कान लेकर वे उन्हें निहार रहे थे। ये दोनों चैतन्य दादाजी और अनिल जी थे। वे देख पा रहे थे कि वन्या के आ जाने पर घर में कितनी खुशहाली छा गई थी। अनिल जी स्माइल करते हुए चैतन्य जी की तरफ देखते हुए बोले, पापा वन्या बेटा को देखकर मुझे लगता है मेरी युविका वापस आ गई है। वह बिल्कुल युविका की तरह प्यारी है और बिल्कुल अपनी मॉम मलिका की तरह पूरे घर को संभालती है। कोई और भी था जो अनिल जी और चैतन्य जी को देख रहा था। यह था यक्षित। अनिल जी की बातें सुनकर कहीं न कहीं यक्षित को एक राहत मिल रही थी। चैतन्य जी अनिल जी का सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा तू चाहे अपने बेटे से कितना भी नाराज क्यों रहे, पर इस बात को तू झुठला नहीं सकता कि उसने वन्या जैसी बेटी तुझे दी है। मैं बहुत खुश हूँ कि यक्षित ने वन्या जैसी लड़की से शादी की और इस घर की बड़ी बहू बनाया। अनिल जी कुछ नहीं बोले और चैतन्य जी ने चेहरे को देखने लगे क्योंकि उनकी बात बिल्कुल सच थी। यक्षित की वजह से उन्हें वन्या जैसी बेटी मिली थी। वेदांश को इस तरह कान पकड़ते देखकर युवान झट से उसके पास गया और उसे गोद में उठाते हुए बोला, नहीं बेटा आपको चाचू से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वन्या तो दोनों चाचा भतीजे की प्यारी प्यारी बातें सुनकर ही खुश हो रही थी। अभी यक्षित वाली बात उसके दिमाग से निकल चुकी थी जिसे थोड़ी देर पहले उसने देखी थी। वह दोनों की तरफ देखते हुए बोली, क्यों ना आज हम सबकी पसंद का खाना बनाएं। युवान अपनी आंखों को चमक लेते हुए बोला, गुड आइडिया भाभी। वन्या पर मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तुम सबकी फेवरेट डिशेस के नाम बताओ, मैं एक एक करके सबके मनपसंद डिशेस तैयार करती जाऊंगी। युवान एक्साइटेड होकर बोला, फिर तो आप सबसे पहले मेरी फेवरेट डिश ही नोट कर लो। पता चल रहा है कि सबकी फेवरेट डिश बन गई, गिनते गिनते मेरी ही रह गई। वह कहते हुए सबसे पहले अपनी फेवरेट डिश का नाम गिनाने लगा। वन्या उसे एक नोटबुक पर नोट करती जा रही थी। वन्या ने सभी डिशेस का बनाना स्टार्ट कर दिया। 2 घंटे के अंदर अंदर उसने डाइनिंग टेबल पर सबको पसंदीदा खाना से भर दिया। जब सभी डाइनिंग टेबल पर आए तो सबके मुंह में पानी आ गया। यक्षित भी खाने को देखकर खुद को रोक नहीं पा रहा था। भाविक खाने को नजर रखते हुए बोला, देखने में ही इतना टेस्टी लग रहा है, पता नहीं खाने में कितना टेस्टी होगा। आई कांट वेट टू टेस्ट इट। ध्रुव ये तो मेरी फेवरेट डिश है, पर मैडम आपको कैसे पता कि मुझे ये डिश बेहद पसंद है। इससे पहले कि वन्या कुछ बोलती, आस्तिक ध्रुव की तरफ देखकर बोला, भाई सिर्फ तेरी फेवरेट डिश नहीं है बनी, यहाँ हम सबकी फेवरेट डिश बनी है। वन्या की तरफ देखते हुए, पर मैडम हमने तो आपको नहीं बताया कि ये हमारी फेवरेट डिश है। युवान अपना सीना चौड़ा करते हुए बोला, ऑल क्रेडिट गोज़ टू मी। तुम सबको मुझे थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि मेरी वजह से ही तुम सब अपनी अपनी फेवरेट डिशेस चख पा रहे हो। एकांत, तुम्हारी वजह से? तो क्या डिनर मैडम ने नहीं तुमने बनाया है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। युवान, डिनर भाभी ने ही बनाया, पर तुम सबके फेवरेट डिशेस के नाम तो मैंने बताए ना। चैतन्य जी, बेटा बाकी बातें बाद में कर लेना, पहले अपनी भाभी के हाथों का खाना चख लो। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए।
वन्या सबके लिए डिनर सर्व करने लगी। आस्तिक ने तो उसे रोकते हुए कहा, मैडम आप रहने दीजिए, हम सर्व कर लेंगे। वन्या ने हाँ में सिर हिलाया और चैतन्य दादाजी और अनिल जी को डिनर सर्व करने लगी। उसके बाद उसने वेद का डिनर सर्व किया। यक्षित उसकी तरफ घूर कर देखने लगा, जिसे नोटिस करके वन्या ने उसकी प्लेट में भी डिनर सर्व कर दिया। फिर खुद भी खाने लगी। हमेशा की तरह आज भी वन्या ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था। सब उंगलियां चाटते रह गए। खाना खाने के बाद वन्या के खाने की तारीफ की और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। दिन इसी तरह बीतने लगे। इसी बीच वन्या डर के मारे यक्षित से बात नहीं करती थी। वह यक्षित के आने से पहले ही सोने की कोशिश करती थी या घर के किसी और कामों में बिजी हो जाती थी। कभी कभी तो वह वेद के रूम में ही सो जाया करती थी। एक दिन यक्षित ऑफिस के लिए जल्दी निकल गया था। उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम था। वेद और युवान दोनों घर पर ही थे। युवान वेद के साथ नीचे हॉल में खेल रहा था। वन्या भी अपने फोन पर कुछ देखने में बिजी थी। तभी आस्तिक यक्षित को अपने कंधों पर सहारा देकर सिंगानिया मेंशन में लेकर आ रहा होता है। युवान, वेद, वन्या और दादाजी यह देखकर तुरंत खड़े हो गए, क्योंकि यक्षित का व्हाइट शर्ट खून से लाल हो चुका था। यह देखकर वन्या तो डर के मारे कांप ही उठी। वेद तो अपने डैडी के ऐसी हालत देखकर रोने लगा। युवान किसी तरह से शांत कराने लगा। आस्तिक ने यक्षित को संभाल कर सोफे पर बिठा दिया। चैतन्य जी दोनों की तरफ देखते हुए बोले, आस्तिक ये सब कैसे हुआ? आस्तिक ने पूरी बात दादाजी को बताई, जिसे सुनकर दादाजी का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया। सो टू बी कंटिन्यू। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सीओस पोस्ट 5 और बने रहिए कहानी पर। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। आज मैंने एक भक्त और भगवान एपिसोड 1 शुरू किया है, जो कि मेरी पहली सीरीज़ है जो मैंने खुद एडिट किया और सब कुछ किया है। स्टार्टिंग है, कुछ कमियां हैं, लेकिन उसे ज़रूर देखना कि क्या बांके बिहारी जी के मंदिर में राधा जी ना होकर किसकी प्रतिमा है उनके साथ, और साथ में जो हरिदास जी का नाम है वो क्यों लिया जाता है। प्लीज़ उस एपिसोड को देखिए। थोड़ा हम ये भी देखते हैं तो थोड़ा भगवान का भी नाम लेते हैं, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम लेने से कहते हैं ना कि सारे कष्ट खत्म होते हैं, तो थोड़ा सा ये भी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, और छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।